प्रश्न 1। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है। उसे लगता है कि मानो उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बांस और बबूल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हों। प्रश्न 2। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर। बच्चे की मुस्कान निर्मल, निश्चल एवं मोहक होती है। उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है। उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। प्रश्न 3। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। मुस्कुराते शिश का स्पर्श पाकर पत्थर हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है। यूं लगता है मानो बबूल और बांस से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। प्रश्न 4। भाव स्पष्ट कीजिए। क। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ख। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर। भाव क। भाव यह है कि दांत निकलते हुए शिशु की निश्चल मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो उसकी झोंपड़ी में ही कमल खिल उठे हों। आशय यह है कि उस नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन उल्लास से भर जाता है। ख। नन्हे से बच्चे के स्पर्श में रोमांच भरा उल्लास समाया रहता है। उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। आशय यह है कि शिशु की मधुर मुस्कान को देखकर नीरस और डूंठ हृदय में भी सरस प्रेम का संचार होने लगता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। कवि बच्चे से मिला तो उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर उसके थके उदास मन में नए प्राणों का संचार हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी सूनी झोंपड़ी में कमल आकर खिल गए हों, अर्थात उसका मन खिल गया। उसके थके मांदे शरीर और उदास मन में इस तरह मधुरता छा गई कि मानो बबूल के पेड़ पर शेफालिका के कोमल फूल झरने लगे हों। कवि को उस नन्हे से बच्चे ने पहली बार देखा था, इसलिए वह उसके लिए अनजान था। फिर भी बच्चा उसे पहचानने के लिए बार बार कनखियों से देखता था और अपना मुंह फेर लेता था। फिर धीरे धीरे उन दोनों की नजरें मिली, जिससे उनमें स्नेह उमड़ा और बच्चा मुस्कुरा उठा। बच्चे की मधुर मुस्कान ने कवि का मन हर लिया। इस प्रकार कवि ने प्रथम मुलाकात का शब्द चित्र बहुत ही आत्मीयतापूरित भावों में भरकर खींचा है, जिसमें अनजान स्नेह साकार हो उठा है। प्रश्न 5। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर। मुस्कान और क्रोध एक दूसरे से विपरीत भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान मन की आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है। इसमें स्वयं ही नहीं, सामने वाला भी प्रसन्न हो उठता है। जबकि क्रोध मन की उग्रता, चिड़चिड़ापन और अप्रसन्नता को व्यक्त करने वाला भाव है। इसको प्रकट करने से सामने वाला व्यक्ति भी झल्ला उठता है और क्रोध करने लगता है। प्रश्न 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। दंतुरित मुस्कान से स्पष्ट है कि अभी शिशु के दांत निकलने आरंभ हुए हैं, अतः उसकी आयु 6 से 8 महीने के मध्य होनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 1। कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, धूप, हवा की थिरकन और मानव परिश्रम के संतुलित संयोग से उपजती है। इसमें सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों के गुण धर्म निहित हैं। सूरज की धूप और हवा के झोंकों का प्रभाव समाया हुआ है। इन सबके योगदान के साथ ही किसानों और मजदूरों का भी परिश्रम जुड़ा हुआ है। इन सबके सम्मिलित योगदान का प्रतिफल फसल है। प्रश्न 2। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर। कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे तत्व निम्नलिखित हैं: नदियों का पानी, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, सूरज की किरणें, मंद मंद बहती हवाएं तथा मानव का श्रम। प्रश्न 3।
फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर, इससे कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेही श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं, तभी फसल तैयार होती है। फसल का फलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़कर तैयार होती हैं। प्रश्न 5। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? उत्तर, मिट्टी के गुण धर्म को हम इस तरह परिभाषित करेंगे, मिट्टी में रचे बसे विभिन्न प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और वे पोषक तत्व जो मिट्टी में मिलकर उसके उपजाऊपन को विशेष बना देते हैं। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को बुरी तरह प्रभावित एवं प्रदूषित कर रही है। उसकी उपजाऊ शक्ति को विषैले रसायनों के मिश्रण से समाप्त करती है, जिसके कारण धरती की उत्पादन क्षमता घटती है। रसायनों और फैक्ट्रियों आदि से निकले विषैले पदार्थों से मिट्टी के मूल स्वभाव में विकृति आ रही है। भूगर्भ के जल के विदोहन से मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो रहे हैं। मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब मिट्टी उपजाऊ शक्ति वाला अपना गुण धर्म ही छोड़ देगी तो ऐसी स्थिति में मिट्टी बंजर हो जाएगी, जिसके कारण फसलें उत्पादित नहीं हो सकेंगी। जब फसलें ही नहीं होंगी तो प्राणी क्या खाएगा? ऐसी स्थिति में जीवन की कल्पना कैसे संभव हो सकती है? मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि हम संज्ञान प्राणी हैं, इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी करनी चाहिए। रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषित करने वाले कारकों से मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए। अधिक फसल लेने के लालच में हमें कीटनाशक रसायनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 1। यह दंतुरित मुस्कान किसके लिए लिखी गई है? उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कवि ने अपने बच्चे के लिए लिखी है। प्रश्न 2। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है? उत्तर, बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया। प्रश्न 3। कवि नन्हे शिशु की दंतुरित मुस्कान किसके माध्यम से देख पाया? उत्तर, कवि नन्हे शिशु की दंतुरित मुस्कान उसकी मां तथा अपनी पत्नी के माध्यम से देख पाया। प्रश्न 4। दंतुरित मुस्कान से कवि का क्या आशय है? उत्तर, दंतुरित मुस्कान से आशय नन्हे बच्चे की मुस्कान से है, जिसके दांत अभी निकल रहे हों। प्रश्न 5। कवि ने स्वयं को प्रवासी, इत्र और अतिथि क्यों कहा है? उत्तर, कवि लंबे समय तक घर से बाहर रहा, इसलिए प्रवासी कहा और प्रवासी होने के कारण बच्चे के लिए इत्र अलग तथा अतिथि था। प्रश्न 6। फसल के विकास में किन किन का सहयोग होता है? उत्तर, फसल उगाने में नदियों के जल, सूर्य के ताप तथा मानव के हाथों का सहयोग होता है। प्रश्न 7। फसल काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, यही कि फसलों को उगाने, बढ़ाने में सभी का सहयोग अपेक्षित होता है। प्रश्न 8। प्रकृति किन किन रूपों में फसलों को आकार देती है? उत्तर, प्रकृति हवा, पानी एवं सूर्य के ताप द्वारा फसलों को आकार देती है। प्रश्न 9। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? उत्तर, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। प्रश्न 10। नागार्जुन की काव्य कृतियों के नाम बताइए। उत्तर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली,
पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आदि कृतियां प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 11। नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? उत्तर, नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। प्रश्न 12। नागार्जुन का स्वभाव किस प्रकार का था? उत्तर, नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के तथा अक्खड़ स्वभाव के माने जाते थे। प्रश्न 1। कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान छविमान लगती है और क्यों? उत्तर, कवि को छोटे बालक की दंतुरित मुस्कान छविमान लगती है, क्योंकि उस मुस्कान में जीवन की सुंदरता, मोहकता और बांकापन रहता है। उसे देखकर कठोर मन भी पिघल जाता है और अपरिचित व्यक्ति से भी वह अपनत्व स्नेह प्रकट करती है। प्रश्न 2। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि नागार्जुन को दंतुरित मुस्कान की छवि बड़ी कब लगती है? उत्तर, जब शिशु कवि को तिरछी नजर से देखकर अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु फिर आंखों से आंख मिलाकर मुस्कुराता है और दोनों की आंखें परस्पर मिलती हैं, तब कवि को उसकी दंतुरित मुस्कान की छवि बड़ी सुंदर लगती है। प्रश्न 3। दंतुरित मुस्कान पाषाण हृदय को पिघलाकर जल बना देती है, कथन की सत्यता अथवा असत्यता को तर्क द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह सत्य है कि दंतुरित मुस्कान अपनी निश्चलता और मोहकता के कारण सबके मन को हर लेती है। यहाँ तक कि पाषाण हृदय व्यक्ति भी उसके प्रभाव में आकर पिघल जाता है और उसे आकर्षित कर अपने प्रति सहृदय बना देती है। प्रश्न 4। दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि शिशु कवि को अनिमेष क्यों देखता है? उत्तर, शिशु कवि को अनिमेष इसलिए देखता है, क्योंकि शिशु ने अपने अनजान पिता को इससे पहले कभी नहीं देखा, जिसके कारण वह उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान के आधार पर उत्सुकता के कारण वह अनिमेष देखता रहता है। प्रश्न 5। दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कैसे? उत्तर, कवि के अनुसार दंतुरित मुस्कान मृतक तुल्य व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर सकती है। एक सर्वदनहान व्यक्ति भी अबोध एवं सुकुमार शिशु की मोहक मुस्कान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। उसके भी हृदय में वात्सल्य की तरंग जगा सकती है। प्रश्न 6। शिशु के धूल धूसरित अंगों को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? उत्तर, शिशु के धूल धूसरित अंगों को देखकर कवि कल्पना करता है कि मानो उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। शिशु के मुख आदि अंगों की सुंदरता की तुलना कमल के फूल से की गई है, जिसे देखकर कवि प्रसन्न हो उठता है। प्रश्न 7। झोंपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि को अपने दंतुरित मुस्कानधारी अनजान बच्चे को देखकर ऐसी अनुभूति हुई कि मानो कमल उसकी झोंपड़ी में खिल उठे हों। आशय यह है कि शिशु की निश्चल और मोहक मुस्कान के कारण झोंपड़ी में आनंद और प्रसन्नता छा गई। प्रश्न 8। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है और क्यों? उत्तर, कवि ने बांस और बबूल स्वयं को कहा है, क्योंकि ये दोनों रूखेपन के प्रतीक हैं। कवि प्रवासीपन के कारण पारिवारिक एहसासों और वात्सल्य सुख से अपरिचित हो गया था। शिशु का स्पर्श करते ही वह शेफालिका के फूलों जैसी कोमलता का अनुभव करने लगा था। प्रश्न 9। कवि किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और क्यों? उत्तर, कवि शिशु की मां के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि कवि अपने प्रवास से बहुत दिनों बाद घर लौटा था, क्योंकि वह जिससे शिशु उसे पहचान नहीं पाया। मां ने उसका परिचय पिता से कराया और वह उसकी दंतुरित मुस्कान देख सका। प्रश्न 10। आंख लून मैं फेर कवि ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, आंख लून मैं फेर कवि ने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि शिशु कवि पिता की ओर निरंतर देख रहा और मुस्कुरा रहा था। अतः कवि पिता को लगा कि वह निरंतर देखते हुए थक गया होगा। प्रश्न 11। कवि ने किस किस को धन्य कहा है और क्यों? उत्तर, कवि ने पहले मोहक छवि धारण करने वाले अपने शिशु को धन्य कहा है और फिर शिशु की मां को धन्य कहा, क्योंकि वह शिशु का पालन पोषण करती हुई उसकी मोहक छवि को निहारा करती है। प्रवास से लौटकर अपने शिशु को देखने से कवि ने व्यंग्य रूप में स्वयं को भी धन्य माना। प्रश्न 13। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है? उत्तर, फसल को मिट्टी का गुणधर्म इसलिए कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं, जिनसे पौधे रस लेकर अपना पोषण करते हैं, जिससे उनका स्वाद और प्रभाव अलग हो जाता है। प्रश्न 12। एक के नहीं, दो के नहीं के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है?
उत्तर, कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जिन फसलों का हम उपभोग करते हैं उन फसलों को उगाने तथा आप तक पहुंचाने में अनगिनत लोगों, हजारों खेतों और अनगिनत प्राकृतिक तत्वों का योगदान होता है। प्रश्न 15, फसल कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। उत्तर, फसल कविता में कवि ने बतलाया है कि फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है। इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हैं। इनके समुचित सहयोग से ही प्रश्न 14, फसल शीर्षक कविता से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कवि संदेश देना चाहता है कि फसलें जीवन का आधार हैं। इन्हें उगाने में अनेक मिट्टी, जल, मानव श्रम, हवा तथा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन्हें पैदा करने के लिए प्रकृति और मानव के मध्य उचित भागीदारी आवश्यक है। प्रश्न 1, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन द्वारा लिखी हुई है। इसमें कवि ने बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। वह बच्चा जिसके अभी अभी दांत निकलने शुरू हुए हैं। कवि ने उस मनोहारी मुस्कान के माध्यम से व्यक्ति के हृदय की सरल अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। बच्चे के मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि पाषाण हृदय को भी जल बना देती है। बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था के बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का वर्णन किया है। जैसे बालक जब किसी व्यक्ति को पहचानता नहीं है तो सीधी नजरों से न देखकर तिरछी नजरों से देखता है और पहचानने के पश्चात टकटकी लगाकर देखता है। इसमें कवि ने बच्चे की मां को भी धन्यवाद दिया है कि वह बच्चे व पिता का परिचय करवाती है। पिता प्रवास पर गए होने के कारण प्रथम बार बच्चे को देखते हैं। इस कारण मां द्वारा किए गए कार्यों को कवि धन्य बताते हैं। प्रश्न 2, फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? अथवा फसल कविता में व्यक्त संदेश विचार को व्यक्त कीजिए। उत्तर, फसल कविता के माध्यम से कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये सबके सहयोग का ही प्रतिफल होता है। इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों का तालमेल होता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। तब जाकर फसल पैदा होती है। इसे पैदा करने में एक या दो नदियों का जल ही नहीं होता बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी मिला होता है जो बारिश के रूप में खेती पर अमृत बरसाता है। उसी तरह हर मिट्टी की भी अलग अलग विशेषता होती है। उनके रूप, रंग, गुण एक समान नहीं होते हैं। सभी मिट्टियों के विभिन्न गुणों का योगदान रहता है। सूर्य की किरणों का प्रभाव एवं मंद हवाओं का स्पर्श सबके सम्मिलित योगदान से ही फसल तैयार होती है। कवि ने कविता में यही भाव प्रस्तुत किया है। प्रश्न 1, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व और साहित्य सर्जन का परिचय दीजिए। उत्तर, कवि नागार्जुन जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी है तथा लोकहित के प्रति रुझान भी है। शासन तंत्र की विसंगतियों, लोगों के अवसरवादी चेहरों तथा राजनीति की को लक्ष्य करके इनके तीखे प्रखर व्यंग्य है। नागार्जुन की कविताओं में भावुकता और कल्पना से अलग हटकर यथार्थपरक दृष्टिकोण दिखता है। इनकी साहित्य में रचनाएं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां आदि काव्य कृतियां हैं। बचन मां, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, वरुण के बेटे आदि उपन्यास हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन का देहांत सन 1998 में हुआ था।